हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। देखिए बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विषय का जो आप लोग परेशान थे कि सर दीर्घोत्तरी कराइए, वर्णनात्मक प्रश्न कराइए, तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्णनात्मक प्रश्न। सारे सामाजिक विषय का सारे वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए कुछ बच्चे ये समझते हैं कि वर्ण समझिएगा, मैं जो हम बताने जा रहे हैं पहले इसको आप समझ लीजिए 2 मिनट में। सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर सामाजिक विषय में वो नहीं आएगा जो इस पेपर में दिया गया। बच्चों देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे हिंदी, तो आपको रियलिटी हम बता रहे हैं, संस्कृत और आपके विज्ञान ये और सामाजिक विषय, ये बच्चों आपके 4 विषय ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीट, क्योंकि वही क्वेश्चन तो होता है ना। इसमें माने क्या रखता है समझिए, इसमें माने रखता है बच्चों लिखने का तरीका। क्या माने रखता है? लिखने का तरीका। लिखने का तरीका। आप किसी क्वेश्चन आंसर को बच्चों कितना अच्छे से लिख रहे हैं, कितना आप उसको डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं। क्या पूछा है पता चला 1 नंबर में है तब भी आप उसके 4 लाइन लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। पता चला 4 नंबर में है तब भी आप उतना ही लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आया है और कितना उसको हमको अच्छे से लिखना है, ये माने रखता है इस सब सब्जेक्ट में। जैसे सामाजिक विषय बहुत अच्छा नंबर मिलता है बच्चों, 89 नंबर हमें मिला था जब हम हाई स्कूल में थे। 90 से ऊपर आप आसानी से पा सकते हैं। सामाजिक विषय में जो टीचर, आज आप पढ़े भी होंगे पेपर में कि अब टीचर जो मूल्यांकन करेंगे काफी मतलब अच्छे से मूल्यांकन किया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, एकदम मस्त इस साल। क्योंकि हम आपको पहले ही देखिए बता, जब आज पेपर में आज निकला, हम आपको इससे पहले वीडियो में आप देखेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि इस साल हमें पता चल गया है कि जो पेपर में, जो इस साल पेपर कापी जो चेक होगी, सरकार बोले हैं कि स्ट्रिक्टता काफी होनी चाहिए ताकि बच्चों को एक डर बने पेपर देने का, मतलब क्योंकि आगे कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, अभी से उनको एक हैबिट हो जाए कि पेपर कैसे दिया जाता है। लेकिन कॉपी इस साल फर्स्ट बार अभी पैटर्न चालू हुआ है 20 उमार वाला, तो अभी कॉपी इस बार बच्चों की सिंपल चेक की जाए, ज्यादा टफ नहीं, और 1 नंबर आपको अतिरिक्त मिलेगा। 101 में ना कॉपी नहीं 100 में चेक होगा। 1 नंबर अगर आपका अच्छी राइटिंग है, 1 नंबर अगर आप 85 पार है तो आपको कितना मिलेगा? 86 मिल जाएगा। ये तरीका। और इस साल आप देखेंगे आप बहुत अच्छा नंबर पाने वाले हैं। आपको परेशान, बस आप देखिए जो आ रहा होगा उसको अच्छे से लिखे, जो नहीं आ रहा होगा ना शुरुआत में बस अच्छा लिखने को, बीच में आप ना आप जो मन कहे मतलब कुछ भी सब्जेक्ट नहीं, मतलब इसी से रिलेटेड जो आप सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस है, सामाजिक विषय, उसी से रिलेटेड लिख देंगे, फिर आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। उसमें कोई, बस ये ध्यान रखना कितने नंबर का है, कितना लाइन हमको लिखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले अगर बच्चों आप तक वीडियो को लाइक कर दिए सबसे पहले, इसके बाद आप वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करा करिए, क्योंकि जिन बच्चों को भी समस्या होती है दीर्घोत्तरी, हम लोग सारा कराने वाले, सारे दीर्घोत्तरी जितना होगा इस वीडियो के बाद दीर्घोत्तरी की समस्या हमेशा के लिए बच्चों खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कल आप लोग एकदम जितना आज बता देंगे ना सब कुछ। देखिए सामाजिक विषय में ऐसा नहीं होता कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये फिक्स ही आएगा, जो चीजें हैं वो फिक्स ही आने वाली हैं, ठीक है। और बच्चों कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव तो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे यार, कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा सा रात था। और क्या हुआ, समस्या ये हो गई ना कि उसमें आंसर में क्या होता है, भिन्न भिन्न हो जाता है, किसी बुक में कुछ है किसी बुक में कुछ है, तो इसलिए थोड़ा 1-2, जैसे मनरेगा वाला 2004 में हुआ, शायद 2005 बता दिए थे। तो ये सब आप जानते हैं, बच्चे कुछ मैसेज करते हैं, आप सब समझदार हैं, आप सब तो साल भर पढ़े हैं यार, हम लोगों को तो पढ़े काफी दिन हो गया है हाई स्कूल, ठीक है। तो आप सब समझदार हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें परेशान होने की बात नहीं। सर गलत हो गया है, अरे कोई बात नहीं, आप तो जान रहे हैं ना, ऐसी चीजें गलत हुई जो आपको पता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव सारे कर चुके हैं, ये सब आपको कल बता दिए थे। ऑब्जेक्टिव हो गया है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव आपका हो चुका है। आगे भी चलते हैं, ऑब्जेक्टिव हो चुका है, सीधे हम लोग 20 तक सीधे पहुंचते हैं, ये सब हो चुका है। हम लोग सीधे आज पहुंचते हैं ये क्वेश्चन खंड ब में। सारे क्वेश्चन अथवा सहित हम कराएंगे, अथवा सहित आपको करके जाना है। हम लोग सीधे शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। बच्चों 4 नंबर की बात है, या फिर ये करिए या फिर ये करिए, लेकिन हम लोग दोनों करने वाले हैं क्योंकि हम तो पेपर साल करा रहे हैं, हम दोनों कराएंगे। और आपका एक ही आपको करना होगा, आप कोशिश करिएगा, ये आयन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों, ये 19 से लेकर के 22 तक लगातार पूछा गया है। 21 में तो पेपर नहीं हुआ था, तो 17 में भी आया है, 19 में भी आया है, 20 में आया, 22 में आया, तो जरूर आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चलिए बच्चों, उससे पहले देखिए हम लोग देखने वाले हैं कैसे कल कॉपी लिख के आना है। समझिए, एक बार फिर से देख लीजिए कॉपी कैसे लिखना है। आप रोल नंबर, सीधे रोल नंबर लिख देंगे, फिर रोल नंबर को ना शब्दों में पूरा मत लिखेगा, करोड़ में ऐसा नहीं, सिंपल 1 2 3 4 जो भी ऐसे रहेगा ऐसे पूरा अपना लिख देंगे। फिर इसके बाद विषय प्रश्न पर सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान लिख देंगे।
केवल प्रश्न पत्र, अपना संकेत जो होगा कोड रख देंगे, दिन लिख देंगे शुक्रवार, कल आपका 3 तारीख होगा, 3/3 और 2023 प्रथम पाली, जो का स्कूल होगा स्कूल का नाम लिख देंगे, ऐसे लिखना होगा। अब पहला क्वेश्चन हम लोगों का है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध। आज देखिए इस क्वेश्चन को लिखने में हमें आज बच्चों पूरी रात लग गई है, पूरा रात। सोचिए आज हमने सोने का समय नहीं मिला, सिर्फ 1 घंटे सोए हैं, पूरा टाइम लग गया था इसको बनाने में। पूरा ग्राफ वाला भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सारा ग्राफ हम मंगा चुके हैं। ये देखिए सारा ग्राफ हम अभी आपको पूरा कराने वाले हैं। ये पोर्टिकल है, ये मैप आपका पूरा है। ये देखिए बड़ा वाला लाए हैं ताकि अच्छा आपको दिखे, सारा बड़ा सा लाए हैं। ये एक नहीं लाए हैं, एक लाए हैं, ये 2 3 देख रहे हैं ना, ये देखिए कितने सारे लाए हैं। तो आज हम आपको पूरा सब कुछ कंप्लीट तैयारी करा देंगे, आपको घबराना नहीं है। इसके बाद ना इस वीडियो के बाद हम लोग जस्ट मैप ही करेंगे, 10 नंबर तो कोई किसी का गलत ही नहीं होगा, 100% सारा मैप पूरा करा देंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे मैप का। इसीलिए हम 10 मैप लाए हैं, 1-2 मैप नहीं लाए हैं, देखिए सारे मैप लाए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे पहले शुरू करते हैं इसको, इसके बाद फिर हम लोग मैप को अच्छे से भरेंगे, ठीक है। देखिए तो अब हम लोग देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो देखिए ये हम अगर आपके सामने लिखते बच्चों तो बहुत ज़्यादा समय लगता, इसलिए हम क्या किए हैं, डायरेक्ट हम लोग पहले से सारी चीज़ें हम ये आपके सामने या सीधे नोट करते चलेंगे मेरे साथ। और हाँ, घबराना नहीं है, पूरी PDF दे देंगे, सारी PDF हम बना चुके हैं। कुछ बच्चे अभी बोले थे तो उनको हम पहले से भी भेज चुके हैं, और जिनको नहीं मिला अभी जैसे वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी उसके 5 मिनट बाद हम आपको PDF डाल देंगे। 10 मिनट बाद आप PDF अच्छे देख लीजिएगा, और आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद PDF से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम विश्व के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। देखिए क्या है, आर्थिक महामंदी का अर्थ है किसी देश की ऐसी आर्थिक दशा से है जब उत्पादन में भारी वृद्धि, लोगों की क्रय शक्ति में तीव्र गिरावट और मुद्रा के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ जाए। ऐसी आर्थिक महामंदी 1929 में अमेरिका में आई थी और इसने समस्त विश्व को ग्रॉस बना लिया, जिसके कारण इसे महामंदी कहा जाता है। ये सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, महामंदी के पहले महामंदी के बारे में लिखना होगा, इसके बाद कारणों को लिखना होगा, महामंदी कितने कारण हैं। मुख्यतः इसके 3 कारण तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः 3 ही कारण लिखेंगे क्योंकि 4 नंबर में है। 4 नंबर में 1 पेज या 1.5 पेज आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश करिए 1 पेज, अगर ज्यादा लिखना है तो 1.5 पेज। बस ये नहीं पता 4 नंबर 2.5 पेज लिख दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बात करते हैं प्रथम कारण की बच्चों। युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां प्रथम युद्ध काल में सेना संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए। युद्ध के बाद उद्योग अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। बिल्कुल सही बात है भाई, जब युद्ध होगा तो क्या होगा, उसमें आर्थिक महामंदी तो आ ही जाए, क्योंकि उसमें जो माल वगैरह होंगे क्या होगा, उसमें कमी आने लगी भाई, उसका ज्यादा खपत हो जाएगा, इसलिए वहां पे क्या आ गया, आर्थिक मंदी आ गई। ये प्रथम कारण। द्वितीय कारण में क्या है, द्वितीय कारण देखिएगा, कृषि में अधिक उत्पादन महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। इससे कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई। कीमतें घटने के कृषि संबंधी आय भी घट गई। इसको सब अपने से सिंपल में लिखना है, ये नहीं पता चला सेम टू सेम जो हम लिखा रहे हैं, बस इसको आप समझिए बच्चों एक बार। अब समय नहीं है, नहीं तो सामाजिक विषय हम लोग ऐसा समझाते। अब जो बच्चे आर्ट लेंगे अपने 11th में, हम खुद सामाजिक विषय पढ़ाएंगे, और देखिएगा हम लोग कहानी जैसा जबरदस्त पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। सामाजिक विषय यार एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है बच्चों। इसको अगर आप पढ़ते हैं ना, बहुत सच में मजा आता है, मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट होता है, ये क्या बताएं आपको, ठीक है। जो आर्ट लेंगे उनको हम खुद ही पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में तो शायद ही नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में जरूर पढ़ाया जाएगा। सारे विषय पढ़ाए जाएंगे ऑनलाइन में, सारे विषय के टीचर उपलब्ध हम लोग। इसमें देखिए अभी जो लेट हो रहा है ना, सारी चीजें यही चल रही है। कल से आपका सारा मतलब सिस्टम, पूरे टीचर से मिलना, सबसे बातें करना, पूरा सिस्टम कैसे क्या चलेगा, सारा मतलब ये पूरा दिन मेरा यार, अब क्या बताएं आपको। सोचिए टाइम, कुछ भी काम के लिए टाइम नहीं मिल पाता, पूरा दिन पूरी रात पूरा दिन ऐसे ही बच्चों चला जाता है, सिर्फ आप सबके लिए। बस लगता है कितना अच्छे से अच्छा कर दिया जाए बस आप सबके लिए, ताकि आप जितने बच्चे यहाँ से पढ़ें उनको लगे हाँ सच में मतलब हम कम फीस में इतना अच्छा हम सब कुछ पढ़ पा रहे हैं। जो चीज़ लोग बाहर नहीं कर पाते तो वो चीज़ आपको यहाँ हम गाँव में देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है अगर आप सबका इतना अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार अगर ऐसे मिलता रहा, जरूर हम लोग आप मिलकर बहुत कुछ परिवर्तन लाएंगे इस साल। देखिएगा, अधिक उत्पादन महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक है कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। इससे कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई। कीमतें घटने के कृषि संबंधी आय भी घट गई, जिसके कारण किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की ताकि वे
अपनी समग्र आय स्तर को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उत्पादों को बाजार में ला सके। इससे बाजार में किसी उत्पादों की आमदनी बढ़ी, कीमतें और नीचे चली गई और खरीदारों के भाव में ऊपर बढ़ने लगी। ठीक है ना, सड़ने नहीं, यहाँ बढ़ने लगी होगा। ये बच्चों द्वितीय कारण हो गए। अब हम लोग बात करते हैं सर तीसरे कारण क्या है। 3 कारण हम लोग कम से कम जान ही लेते हैं। तीसरा कारण ये लिखा है, कारण तो 4 हम 4 लिख के लाएं, लेकिन आप 3 कारण लिख देंगे बच्चों, बहुत हो जाएगा। ये बोर्ड की ही कॉपी है, ठीक है, आपको बोर्ड कॉपी अच्छी मिलती होगी, ये पहले की, ये इस साल थोड़ा सा हर चीज चेंज हुआ है। देखिएगा, तीसरा कारण ऋणों की कमी। 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था, क्योंकि अमेरिका शुरू से बहुत धनी देश है, बहुत विकसित है। अब देखिएगा ये क्या है, ये कमी, ये चीजें आप इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आगे, जब स्थिति ठीक थी तो अमेरिका से ऋण जुटाना सरल था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों में खलबली मच गई। 1928 के पूर्वार्ध तक विदेशों में अमेरिका का ऋण $1 अरब था। कोई निश्चित फिक्स नहीं है, लगभग अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हैं, लेकिन साल भर के भीतर यह ऋण घटकर केवल 1/4 रह गया। बच्चों कितना कम। जो देश अमेरिकी ऋण पर ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ गया। ये अब तक तीसरा कारण था। एक कारण और देख लेते हैं, 4 पढ़े रहेंगे, 3 आप आसानी से लिख देंगे। बाजार में ऋणदाताओं के उठ जाने से अनेक विध प्रभाव सामने आए। यूरोप में कई बड़े बैंक धाराशायी हो गए, मुद्रा लुढ़क गई और ब्रिटिश पाउंड भी इस झटके से नहीं बच सका। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि व कच्चे माल की कीमतें तेजी से गिरी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा शुल्क वसूलने की, जिससे विश्व व्यापार में की कमर टूट गई। मतलब विश्व जो वर्ग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार जो संगठन होता है, कल हम लोग बताए थे, उसका मुख्यालय जिनेवा में है। वहां पे क्या हो गया, उसकी भी उसके सामने भी समस्या हो गई। बच्चों सोचिए, इतना जो कि बड़ा अमेरिका इतना ज्यादा विकसित देश है फिर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बच्चों ऐसे लिखना है, सब पीडीएफ मिल जाएगी, कोई आपको घबराना नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके 8वां वाले क्वेश्चन में। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो चलिएगा, हम लोग अब इस देखेंगे इसको, आर्थिक महामंदी कैसे समीक्षा करना है, प्रभावों का समीक्षा कीजिए। ये देखिए अगला 8वां वाला देखिए, लिखा हुआ है ना 8वां, इसका देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव। हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे, महामंदी का भारतीय व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1928 से 1934 के मध्य भारत के आयात तथा निर्यात घटकर आधे रह गए। इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमतों में 25% का, भारत का एकदम बहुत सस्ता हो गया बच्चों गेहूं का, क्योंकि इतना मंदी आ गई, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, कुछ नहीं। आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव उन काश्तकारों पर पड़ा जो अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो किसान थे, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, जैसे पंजाब के किसान हो गए, जिनके बहुत ज़्यादा खेत है, उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको उपज हो गई, पैदावार हो गई। अब वो सोचिए 50% तक उनका कीमत इतना कम मिल रहा, बताइए तो क्या फ्री, जैसे क्या होता है, देखिए समझिए इसको। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे मार्केट में इस टाइम प्रेजेंट में, अभी या कुछ दिन पहले, अभी गर्मी आ रही है, टमाटर मिलेगा आपको 100 रुपया किलो, समझिएगा 100 रुपया किलो अभी टमाटर। लेकिन बच्चों एक समय ऐसा था कि टमाटर 5 रुपया किलो मिलता था। अब आप बताइए, टमाटर 5 रुपया किलो मिलता था, टमाटर मिलेगा 100 रुपया किलो। समझिएगा मेरी बात को, हम क्या आर्थिक मंदी समझाना चाहते हैं। यही सिंपल सी चीज़ है, सामाजिक विषय कोई रटने वाली विषय नहीं, सिंपल आप समझ जाएंगे, जबरदस्त कर सकते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए 5 रुपया किलोग्राम टमाटर मिल रहा है और ये 100 रुपया किलो मिल रहा है, तो समस्या क्या है। अब इस बेचारे जो किसान हैं, इनको क्या होगा, तब भी तो इनको भाई खाद हर चीज़ देना होगा। अब आप समझिए, इनको जो मान लीजिए यहाँ बगिया में, जहाँ बगीचा से टमाटर इन्होंने तोड़ा, 1 कुंटल ये टमाटर तोड़े, कितना, 1 कुंटल, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। 1 कुंटल मान लीजिए इन्होंने टमाटर तोड़ा। अब ये ठेलिया से लाए मार्केट, ठेलिया वाला थोड़ी ने कहेगा भैया तुम्हारी मंदी आ गई है, 5 रुपया हमको दे दो बस। ठेलिया वाला बोलेगा 50 रुपये लेंगे, क्या लेंगे, 50 रुपये लेंगे, ले चलना हो तो ले चलो, नहीं तो ना ले चलो। अब बताओ, इनको पता है कि भैया मेरा बिचेगा 500 रुपया कुंटल, कितना, 500 रुपया कुंटल, 5 रुपया किलो, तो कितना हो गया, 500 रुपया कुंटल। अब 500 रुपया कुंटल के लिए 50 रुपया ठेलिया दे देंगे।
अब जब 100 रुपया किलो रहेगा तब वो 50 रुपया ठेलिया लेगा। समझिए मेरी बात, जो लेबर तोड़ेंगे, जितना खादी लगा होगा, पानी लगा होगा, सारा चीज आज जोड़िएगा बच्चों, क्या है, ये मंदी है, ये मंदी है, क्योंकि उसका खपत इतना कम हो गई है और उसका मतलब पैदावार इतनी ज्यादा हो गई है, पैदावार इतनी ज्यादा हो गई, खपत बिल्कुल कम हो गई। भाई हर जगह भरा, एकदम हर जगह उपलब्ध है, कोई भी जाएगा वो कहेगा हम 2 रुपया किलो, कोई 3 रुपया किलो। अब बताइए उसको रखने में कितना जगह लगेगा, उसको लाने ले जाने में सारा खर्च, और मिले केवल 5 रुपया किलो। तो ये हमारा मंदी, जब ज्यादा ज्यादा चीजें अगर हो जाती हैं उसका खपत बहुत कम हो जाता है। और जब किसी चीज का कम है, जैसे अब गर्मी में टमाटर सूख जाएगा, हर लोग नहीं सेवा कर सकते क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, तो क्या होगा, टमाटर सीधे रेट बढ़ जाएगा। अब आपका बहुत ज्यादा कास्ट उतना ही, लेकिन पैसा आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि आपकी ये खपत कम हो गई और ये क्या हो गया, चीजें बढ़ गई। ये सारा तरीका होता है मंदी का, इसको आप समझ गए होंगे। तो आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव इन काश्तकारों पर पड़ा जो अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करते थे। अगला पॉइंट, बंगाल में जूट का उत्पादन करने वाले लोगों पर भी महामंदी का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जूट की कीमतों में 60% की वृद्धि हुई, जिस कारण जूट उत्पादन बर्बाद हो गए तथा पहले से ही अधिक कर्ज में डूब गए। आर्थिक महामंदी के दौरान कृषि उत्पादों की कीमतों में बहुत कमी आई, परंतु औपनिवेशिक सरकार ने लगान में कोई कमी, देखिए वही चीज जो भी बताए हैं कि उसमें मंदी इतना आ गई, लेकिन सरकार ने लगान नहीं कम किया कि चलो भाई तुम्हारा सामान बहुत सस्ता बिक रहा है, मंदी आ गई है, हम तुम्हारा लगान कम कर देते हैं। बस ये लगान अगर उनको 100 रुपया देना पड़ रहा है और बताइए उनको 100 रुपया मिल नहीं रहा है तो क्या हालत होगी, बताइए, समस्या हो जाएगी ना। तो फैल रहे असंतोष को नहीं देखते हुए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब बिना विनय के सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया था बच्चों। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, शायद 1930 में, यार कंफर्म थोड़ा सा डेट नहीं होता, गलत हो जाएगा तो आप लोग समझदार हैं सब बच्चे, 1930 में शायद स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अपने आप साइंस यार मैथ पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को ना पूरा दिमाग इसी, जो कि ये चीज़ें बहुत हम लोग पढ़े थे जब हम तैयारी आदमी कर रहा था, सारी चीज़ें हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, लेकिन अब धीरे धीरे क्या मैथ और साइंस में ये चीज़ें थोड़ा सा भूल, लेकिन फिर से अब पढ़ाना शुरू करेंगे इसको। अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए काश्तकारों को अपनी जमीनों को जमींदारों के पास गिरवी रखने पर जेवर बेचने के लिए विवश होना पड़ा। भाई देखिए अब लगान तो देना पड़ेगा ना, खर्च, अब टमाटर अब अगर आपके खेत में है बच्चों, आलू है तो उसे बेचना तो पड़ेगा ना, चाहे 2 रुपया किलो चाहे 5 रुपया किलो, और उसे बेचने के लिए क्या करते, जो आप कर्ज लिए थे, खादी जो भी चीज़ें हैं उसे देना पड़ेगा। देने के लिए क्या कि उन्होंने अपने जमीनों को, भाई उनके पास जमीनें ही तो थी, किसान थे, और जो जिनके पास जमीन मान लो कम थी, जमीन को रख देते, हो सकता है वो ले लेता, तो जिनके पास जेवर वगैरह थे वो सब बेचने लगे, बहुत समस्या हो गई। सरकार ने राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया, जिस कारण औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आ गई। औद्योगिक क्षेत्र में क्या हो गई, इस प्रकार से क्रांति आ गई। तो बच्चों इस प्रकार से आपका क्या था क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ। प्रश्न देखिए यहाँ से प्रश्न इसलिए नहीं लिखे हैं, कुछ बच्चे पीडीएफ भेजे तो बोले सर प्रश्न नहीं है, प्रश्न आपके पेपर में है, प्रश्न यहाँ है बच्चों, आप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो हम इसको भी ग्रुप में डाल देंगे, प्रश्न भी अलग से, और ये भी आपका आंसर पूरा हम लोग डाल देंगे। आगे चले बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है, 2-3 बार भी। सत्य देखिए अथवा वाला ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये वाले ज्यादा पूछे जाते हैं जो बिना अथवा के हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। चलिए हम लोग विवेचना करते हैं इस कथन की, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू, और ये क्या लिखा है, हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। ये आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, पीडीएफ सारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन जो है अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पढ़िएगा। जाति में, ये बड़ा अच्छा है भी क्वेश्चन है, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका विवेचना कीजिए। बहुत बड़ा भूमिका यार। देखिए जाति को बांटने के लिए ना, जो हमारे ये जो नेता वगैरह होते हैं, नेता तो चलिए ठीक है हो गया, आप कह लेते हैं, क्या होता है कि ये अपने चुनाव के लिए सिर्फ अपने फायदे के लिए ना हमेशा जात पातें बांटते रहते, जबकि कोई ऐसी जाति नहीं होती, हर इंसान सब बराबर। जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख के अगर ऊपर उठेंगे ना तो ये देखेंगे कि यार ये जाति पात तो सिर्फ एक लेवल तक सीमित था एक, लेकिन जब हम लोग विचारधारा बच्चों जब बड़ी हो जाती है, जब इंसान पे एक लेवल तक पहुंच जाता है, वहाँ सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर इंसान इंसान होता है, कोई भी जाति का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम लोग अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए तो देखिएगा, जाति में राजनीति की भूमिका।
देखिए, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, खुद को बड़ा बनाना चाहती है। अतः पहले वह अपने समूह को जिन रूप जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ साथ लेने की कोशिश करती है। जैसे पता ही है, जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई जाति का जैसे व्यक्ति अगर मान लीजिए हिंदू अगर लड़ा है तो फोकस करता है कि हिंदू पर हम ज़्यादा जोर दें। मुस्लिम व्यक्ति लड़ा है तो मुस्लिम सोचता है कि मुस्लिम जितने हैं वो तो सब मेरा ही वोट है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन उनकी एक मानसिकता हो जाती है। जैसे आपके प्रधानी भी लड़ते हैं, कहते हैं आज हम ये लड़ गए हैं, तिवारी जी यादव जी लड़ गए हैं तो सारे यादव वोट तो मेरी है, जबकि उनका ऐसा सोच है, ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है उनको 10 वोट न मिले यादव की, हो सकता है दूसरे को मिल जाए, लेकिन ऐसा सोचते हैं, यही इसमें बताया गया है। ठीक है ना, समुदायों के साथ लेने की कोशिश करती हैं और इस तरह उनके बीच संवाद भी और मोल तोल भी होता था। मतलब संवाद क्या होता था कि आप हमारे कास्ट के हो, जात के हो, आप हमको वोट दे दो, और फिर जो खर्चा पानी मतलब ऐसे कुछ बातें करते थे। ठीक है, इस प्रकार जात में राजनीति कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं और इस प्रकार से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती रहती है हमेशा। बच्चों ये देखिए अपने भाषा में सारी चीजें हम लिखे हैं, सिंपल है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। ये देखिए सारा पीडीएफ हम आपके लिए सारा कुछ निकलवा के लाए हैं बच्चों, सब बस आप ही के लिए सारी मेहनत की जा रही है। आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में, ये नहीं किताब भाषा बहुत कठिन मानी जाती है, अपने सिंपल अपने भाषा में आप इसको हेडिंग जरूर बनाएं, हेडिंग से नंबर अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो समझ गए इतना। चलिए हम आगे चलते हैं। राजनीति में जात की भूमिका। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं को जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और वकीलों के आगे बात करते हैं। वकीलों के क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। ऐसा होता है ना, आप देखे होंगे अपने लेवल पे, देखिए अपने ग्राम सभा लेवल पे आगे कहे जा रहे हैं कि जब बीडीसी या कोई प्रधानी चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं कुशवाहा जी लड़े हैं, सारे कुशवाहा तो वोट उनको देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा तो हम तो बिल्कुल यार इसकी तो हम तो बहुत विरोधी है इस चीज़ के। इसी कारण कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये अपने लेवल पर है, आप खुद ही इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप सब होशियार बच्चे हैं, 10 में पहुंच गए हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब ये सभी मतलब जो भी 18 साल के ऊपर हैं उनको सभी को वोट देने का अधिकार है, इसका मतलब ये होता है। और एक व्यक्ति के एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हैं। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा होती है जिसे अभी तक छोटा और नीचा माना जाता है। वह भी इंसान समझता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब होता है कि हर किसी बच्चे को, हर किसी इंसान को जो 18 साल से ऊपर है उसे वोट देने का अधिकार है। वो उस दिन अपने आप को भी बराबर महसूस करता है कि चाहे छोटा हो या नीचा, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना बड़े लोग को जितना पीएम मोदी को भी अगर अधिकार है बच्चों एक वोट देने का, उतना आपको भी और हमें भी एक वोट देने का अधिकार है। उतना मतलब वहां पर ये सबको क्या है, बराबर समझा जाता है। ये सारी चीजें हैं। देश के किसी भी एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जात के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा सोचने लगे तो कभी भी चुनाव आप नहीं जीत सकते, ऐसा कुछ जाति से नहीं हो सकता। लेकिन लोग बस ये दिखाते हैं कि आप इस जात को, उनको तो लगता है ये तो मेरा है ही, और जो नहीं है उनके सामने कुछ अलग उनका प्रदर्शन होता है, और अपने उसके समय क्या होता है, अपने उनके सामने थोड़ा अलग होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल हासिल नहीं हो सकता कि अगर मोदी जी लड़े हैं तो अगर एक कास्ट के नहीं, सारे सब उन्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने उन्हें वोट दिया, तभी जाके कोई सरकार हमारी बन पाती है। इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि राजनीति में जात की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात है, कितना भी कोई आ जाए बच्चों, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। हमेशा जात पात कहीं न चले, लेकिन राजनीति में जरूर चलता है। वो बस हम लोगों को ऐसे जैसे कुत्ते को एक रोटी फेंक दिया जाता है, ऐसे ये नेता हम लोगों को ऐसे कर देते हैं, बाकी हम आपस में उलझे रहते हैं कि तुम ये हो और अपना काम करके अपना आराम से 5 साल मस्त एंजॉय करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए पढ़ाई ये है, हम लोगों को यहाँ से बच्चों सीख भी लेना है, ये नहीं बस पढ़ाई कर लेना है काम का, तब सीख भी लेना है, सीख आपको मिल रही होगी। आगे चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर ये हमारा जाति वाला खत्म। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं 1 घंटे के अंदर, बस आप लोग देखते चलिए, एक बार समझते चलिए बस।
आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर स्पष्ट कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इस ऊर्जा के बारे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों बोला है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। बिल्कुल बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं हर एक क्षेत्र में ऊर्जा कितना ज्यादा बढ़ रही है, किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक निम्न उपायों को अपनाना होगा। नंबर 1, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लिखना पड़ेगा। जब प्रयोग न हो बिजली बंद कर दें। कुछ लोग क्या होता है सोचते हैं लाइट या कौन सा बिल लग रहा है हमारा, जब चल रहा है जलने दो। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आप मतलब उसको सीमित संसाधन मतलब उसको मिला है तो आप उसको ऐसे करते रहेंगे तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा सारी चीजें। जैसे पानी, अब क्या होता है जैसे 2 भाई हैं, एक भाई का यहाँ उनका बोर हुआ, यहाँ भी करा लेते हैं, तो क्या होता है देखिए इसका रीजन ये होता है कि वहां से धीरे धीरे पानी खत्म होता जाता है। इसीलिए देख रहे हैं पानी का लेवल क्या हो रहा है बच्चों, इतना ज्यादा हमारा। अब आप ब्रश कर रहे हैं, पानी खोल दिए हैं, बाथरूम में है पानी चल रहा है, जब तक बाथरूम में है आधा घंटा 15 मिनट पानी चल रहा है। नहीं, फालतू नहीं, जितना एक बाल्टी यूज करना है, एक लोटा यूज करना है, एक मग्गा यूज करना है, एक ही पानी लेना है। ये हम और आपको सीखना पड़ेगा बच्चों, बचाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में पानी और तो छोड़िए पीने के लिए भी शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धरातल पानी इतना नीचे होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना होगा। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करें। अब पता चला कि पंखा बहुत पुराना है, 20 साल पुराना है, वो लेता है कम से कम 500 वाट, अब आप उसी को चला रहे हैं। नहीं हो सकता है आप भले वो कीमती है, बहुत समय का है, अच्छा है, लेकिन फिर भी आप उसको पंखे को रख दीजिए। जो 50 वाट के आ रहे हैं उन पंखों का यूज करिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का अधिक प्रयोग करें। जो मतलब ऊर्जा संसाधन जो इधर उधर मतलब हमारा जो बहुत ज़्यादा कास्टली नहीं होते, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं खाते, उनका यूज करना है। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। बिल्कुल सही बात है ये कि ऊर्जा की जो बचत होती है वही ऊर्जा उत्पादन। जितना आप जैसे पता चला उत्पादन बहुत कर रहे हैं, अगर उसको हम खर्च करने लगे बेफजूल, क्या हो जाएगा। अगर आपके पास कितना भी पैसा, अगर उसको निरर्थक खर्च करेंगे तो पैसा खत्म होने में समय थोड़ी लगेगा, इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है बच्चों, खत्म होने में तो 1 दिन में हो जाएगा। यही मतलब है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए भी बहुत सीमित संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उनके पास 3-4 बाइक होती है, कहते हैं एक बाइक मेरा घूमने वाला है, एक बाइक हमारा बाजार जाने वाला है, एक बाइक हमारा यहाँ जाने वाला है, एक बाइक स्कूल जाने वाला। बच्चों ऐसा नहीं करना है, एक ही बाइक रखना। भले आपके पास पैसा है लेकिन उस पैसे को और सही जगह यूज करिए। ज़्यादा है गरीबों को दीजिए, ज़्यादा है तो बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, उनको किताब दीजिए, मतलब कुछ भी अच्छा काम करिए यार। आप अच्छा भी तो बहुत सारे कर सकते हैं, जो जिनको जो सुविधाएं नहीं हो सकती उनको प्रोवाइड कराइए। ये सब चीज़ आप सोचिए कुछ अच्छा करने के लिए। थोड़ी नहीं कि 5 गाड़ी ले लेने से, 5 लाख का कपड़ा पहन लेने से, 2 लाख का 1 लाख का जूता पहन लेने से आप महान हो जाएंगे। बिल्कुल महान नहीं होंगे। वो जब तक आप सामने रहेंगे लोग आपकी तारीफ के, जैसे आप पीछे हो जाएंगे तुरंत आपको लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। ये रियलिटी है, ये सब हम हर चीज़ें हम लोग सब देख चुके हैं। ठीक है, तो ये अब ऐसा नहीं भी फजूल नहीं करना है। यातायात के लिए एक गाड़ी सिंपल रखनी है, और गाड़ी जरूरी ना हो ना तो देखिए अपने गाड़ी से अगर आप इलाहाबाद जाते हैं हो सकता है ज़्यादा खर्च पड़े। आप अपने गाड़ी से जाएंगे तो बच्चों वहाँ तेल कितना लग जाएगा, वहाँ कम से कम मान के लिए 1000 का तेल लग जाएगा। और वही अगर रोड वाली गाड़ी जाते हैं तो 1000 तेल में 50 लोग पहुँच जाते हैं। सोचिए, ये सारी चीज़ें हम आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सब तभी सोच सकते हैं जब आप अच्छा शिक्षा लें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, अच्छा विकास, अगर आपका मानसिक विकास होगा, सारी चीज़ें आप अच्छे से सोच सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए हम लोगों का क्या हो गया, ये इतना हो गया। हम लोग आगे चलते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और हैं, हम उसे भी नोट करा देते हैं। अर्थव्यवस्था को जीवन रेखा है, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है क्योंकि ये साधन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसी राष्ट्र के विकास की पहचान है। परिवहन और संचार व्यापार के विस्तार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। परिवहन और संचार के विकास को वैश्वीकरण को जन्म दिया है। संचार और परिवहन में तेजी से वृद्धि ने हर देश के लोगों की जीवन शैली में सुधार किया। बिल्कुल, रेलवे, जल मार्ग और क्या है, वायु मार्ग, समाचार पर रेडियो, इंटरनेट ने दुनिया को हमारे दरवाजे पर ला दिया और सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में परिवहन और संचार के उन्नत साधनों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मदद मिली है बहुत ज्यादा। किसान कम समय में माल का परिवहन करने और अधिक पूंजी अर्जित करने में सक्षम है। पहले के लोग क्या करते थे, हल बैलों से खेती करते थे, पता चला कि महीनों 2 महीने लग जाते थे
और ट्रैक्टर का कोई ठेस नहीं, बस ऐसे ही बच्चों उसको करते थे। बहुत समय, श्रम और समय दोनों अधिक लगता था, लेकिन आज नई नई तकनीकें क्या किया, और समय भी कम लग रहा है, चीज़ें अत्याधुनिक सब बदलती जा रही हैं। ये है। तो अधिक पूंजी अर्जित करने में भारत बेहतर वायुमार्ग, रेलवे मार्ग के कारण पूरी दुनिया में अच्छी तरह से जुड़ा रहता है। परिवहन और संचार के साधनों के कारण ही स्थानीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंच गया है, जो हर देश के आर्थिक विकास के लिए उत्कृष्ट है। परिवहन कम समय में कामकाजी लोगों को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने की अनुमति देता है। ये बच्चों हो गया इस प्रकार से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं। क्या दिया है अथवा कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित बताना है। चलिए देखिए, इसको हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे, तर्क सहित हमको बताना है, लेकिन हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट को पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं तीसरे का अथवा वाला। तो देखिएगा, कारखाने स्थापित, देखिए ये देखिए परिवहन संचार, इसमें जहां उन्हें सस्ता और अन्य श्रम साधन मिल सकते हैं। उदाहरण चीनी, बांग्लादेश और भारत जैसे देश में ये सस्ते विनिर्माण स्थानों का लाभ भी प्रदान करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल की उत्पादन लागत को कम रखने के लिए कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित। उदाहरण के लिए कोई मोटर्स ने 21,700 करोड़ रुपए में महिंद्रा के सहयोग से चेन्नई के पास एक बड़ा संयंत्र स्थापित किया। ये देखिए सारी चीजें क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियां। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आपकी जैसे कोई चीज फेमस है, हो सकता है कि मान लीजिए आप यहाँ कुराव में है, जैसे यहाँ का चावल मान लीजिए फेमस है, जहाँ हम लोग हैं, अब चावल बच्चों फेमस है, तो बड़ी कंपनी आए, मान लीजिए विदेश से कोई आई कंपनी और बोली कि हम आपके यहाँ संयंत्र लगाएंगे, आप सारा चावल लाएंगे और इसके बाद हम अपना मशीन सारा करेंगे, बस आपका चावल रहेगा, इन्वेस्टमेंट सब हम करेंगे। फिर क्या होगा, आपका चावल होगा, आपको जो आपका भी फायदा होगा, भाई वो आपके यहाँ लगा रहा है, सारी संयंत्र पैसा खर्च कर रहा है, और चावल आपको पता चला कि यहाँ मान लीजिए आपका 1700 रुपये में चावल गेहूँ आपका धान बिकता है, वो आपको 1800 दे देगा, लेकिन उसको भी तो कितना फायदा, वो 1800 का चावल वही ले जाकर के 5000 बेचेगा विदेशों में। यही तो पहले अंग्रेज करते थे, और वही चीज़ें फिर होगी। लेकिन उससे क्या होगा, आप उन पर आश्रित न होइए ना पूरा, कि अगर जब पता चला कि अब जैसे खाद हो गई है, खाद लोग क्या करते हैं, समझिए इस पॉइंट को, ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने इस साल 1 बोरी खाद डाला, 1 बोरी खाद डाले, मान लीजिए 2 कुंटल आपको पैदावार हुआ। अगले साल आप क्या सोचते हैं कि 2 बोरी डाल देंगे तो हो सकता है 4 कुंटल हो जाएगा, ठीक है, 4 तो नहीं, मान लीजिए 3 हो गया, फिर आप 3 बोरी। अब बच्चों क्या होगा, धीरे धीरे आप इतना आश्रित हो जाएंगे उस खाद पर कि जब खाद नहीं डालेंगे बंजर हो जाएगी जमीन, कुछ पैदा नहीं होगा। ये कारण होता है। तो बस उतना ही सारी चीजें देखिए, एक लिमिट होता है, सीमित। पता चला आप 5 दिन खाना नहीं खाए, एक दिन कहीं मिल गया खाना, गए खा लिए अच्छे से एकदम, और इतना भयानक खा लिए कि आप चल भी नहीं पा रहे, बहुत दिक्कत हो गई। तो ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज का एक लिमिट होता है, ठीक है ना, पढ़ाई का हर चीज का एक लिमिट रहता है। तो अनवरत आप नेचर से अगर विपरीत चलते हैं, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। तो चलिए ये देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपने निर्माण संसाधनों के लिए निकटवर्ती बाजारों की आवश्यकता होती है, जिससे माल के उत्पादन की लागत कम हो जाती है। सही बात है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी कौशल इंजीनियरों और उनके कर्मियों की बड़ी संख्या में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को आवश्यकता होती है, जो ग्राहक और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। भारत संभवतः इस क्षेत्र में ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ के लोग, विदेशों में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, कुछ स्वाभिमानी होते हैं लोग नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में चले जाते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, 10 रुपया कम ही पाए, लेकिन अपने देश में रहेंगे, जो कुछ करेंगे बच्चों अपने देश के लिए, क्योंकि भारत देश हमारा इतना अच्छा देश है कि ये सब कुछ, मतलब ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इतना लूटा, तब भी आप देखिए कम नहीं है, फिर भी पर्याप्त मात्रा में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हम लोगों का हो जाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अब ये हो गया हम लोगों का, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना। क्या है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, ये हो गया ना, ठीक है। देखिएगा, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन के लिए किस प्रकार बच्चों सारी चीजें, ये देखें यहाँ लिखा हुआ सारा चीज हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। ये सब दे देंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल चीजें हैं, पढ़ के प्रैक्टिस एक बार बस सर से देखिए, रटना नहीं है, कुछ मत रटिएगा, बस जैसे हम आपको समझा रहे बच्चों, अपने भाषा में इसको एकदम गहन अध्ययन से पेन लेकर के, और आप एकदम अच्छे पूरा पीडीएफ को एकदम अच्छे से पढ़िएगा। आपके मार्केट अगर बगल में होगी, निकाल लीजिए, 10-20 रुपया लगेगा, नहीं निकलवाना है तो कोई बात नहीं, लिखना नहीं है। अब पीडीएफ आप अच्छे मोबाइल से एकदम ऐसे ऐसे एक एक लाइन एकदम अच्छे से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद उसको अपने को रिलेट मतलब करने को, उसको एकदम समझने की कोशिश करिएगा इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। इस प्रकार से कोई ज्यादा रखने का कोई काम नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं 5वां नंबर, महात्मा गांधी द्वारा, ये महत्वपूर्ण है, 6 नंबर की क्वेश्चन है सारे, ये पूछे जाएंगे तो 6 नंबर आपको डायरेक्ट मिलेगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, समझिएगा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, ये देखिएगा, ये है। तो असहयोग आंदोलन के कारण युद्धोत्तर भारत में असंतोष,
प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता ने पूरा सहयोग दिया था। भारतीय सैनिकों के योगदान के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। भारतीयों को यह विश्वास था कि युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन भारत को दिए गए वचनों का पालन करेगा, उनको स्वशासन दिलाएगा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वशासन के नाम पर और मॉन्टफोर्ड सुधार किए, जिससे भारतीयों में असंतोष हो गया। बच्चों, वो बहुत बहुत विश्वासघात किए थे अंग्रेजों ने, बहुत ही मतलब क्या बताएं उनको। वो बस क्या होता था, इतना लालच, जैसे मान लीजिए आप देखिए अभी भी क्या होता है, कुछ लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप निम्न कास्ट के हैं या फिर निम्न धर्म के हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई अलग धर्म है, अब पता चला आप बच्चों गरीबी सब कुछ कराने के लिए करा देती है, लेकिन क्या मतलब ऐसा फिलहाल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरियां हर चीज़ होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत गरीब है, अब उसे लालच दे दिया गया कि आप अपना धर्म चेंज कर दो, आपको हम 5 लाख रुपए देंगे। अब जो इंसान 5 रुपए देखने के लिए बहुत बड़ी बात थी, 50 रुपए जो इंसान नहीं देख पाता था, अगर उसको 5 लाख रुपए अगर लालच दिया जाएगा तो क्या बच्चों मरता क्या नहीं करता, 100% वो करने के लिए मजबूर हो जाएगा, बोलेगा ठीक है हम करने के लिए तैयार हैं, और अपना धर्म चेंज कर देता है। समझ पा रहे हैं ना। तो बच्चों ऐसे ही क्या होता था, तब भी वही उस समय की बात है कि सरकार क्या करता था, अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो अंग्रेजों कुछ सैनिक क्या होता था, अंग्रेज जो ना, जैसे मान लीजिए आप 10 लोग हैं, आज ही देखिए विश्वासघात हो जाता है, दोस्त दोस्त के साथ, भाई भाई के साथ, हर जगह हो जाता है, बस थोड़ा सा लालच दे दिया जाता है। पुराने समय तो और भी अभाव, लेकिन फिर भी अपने बहुत जो स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत ईमानदार थे। कुछ ही यार हर जगह, तो ये तो हर जगह होते हैं 1-2%। तो क्या होते जैसे आपस में 10 मान लीजिए रहते थे, 10 लोग रहते थे, अंग्रेज की चीज़ कहता था हम तुम्हें 5,000 रुपये देंगे अगर तुम इनके बारे में बता दोगे ये सब कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ सोते हैं, तुम्हें 5,000 रुपये देंगे। तो सोचता था यार 5,000 रुपये मिल रहा है, बताओ क्या दिक्कत, यहाँ रहेंगे तो हम जिएंगे मरेंगे कोई बात, लेकिन 5,000 तो मिल रहा है। और वो क्या करते थे बच्चों, बता देते थे। अब वो अंग्रेज 5,000 रुपये नहीं देते, सबसे पहले इसी को मारते थे, और इसको मारने के बाद फिर सारे लोगों को मार देते थे। ये उनका फूट डालो राज, उनका नीति ही बहुत अलग थी यार, मतलब बहुत खतरनाक इंसान थे। ठीक है, बहुत संघर्ष के बाद बच्चों ये हमको मतलब आज़ादी मिली। ऐसे आपको लगता होगा ऐसे मिल गई, नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या बलिदान किया, सोचिए। भारतीय सैनिकों ने योगदान के कारण प्रथम विश्व युद्ध ये हो गया। दिए गए वचनों को पालन करेगा, उनको स्वशासन दिलाया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में ऐसा नाम पर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और क्या हो गया, उन लोगों में बहुत ज़्यादा ये हो गया। चलिए अब देखिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा, जनता में निराशा व असंतोषजनक का माहौल। ये देखिए दूसरा नंबर, तो हम लोग कई कारण पढ़ेंगे ना, तो दूसरा नंबर जनता में निराशा व असंतोष, क्या असंतोष का क्या हो जाएगा, माहौल। ब्रिटिश सरकार के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में बलपूर्वक भारी मात्रा में धन की उगाही की गई। मुद्रास्फीति के कारण, मतलब मुद्रास्फीति मतलब होता है कि मुद्रा का विचलन, आवश्यक वस्तुओं में मूल्य में असाधारण वृद्धि के कारण जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक कष्ट से गुजर रहा था, और इस स्थिति के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी माना जा रहा। सब कुछ वही था, और क्या उत्तरदायी कौन होगा, रौलट एक्ट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत खतरनाक एक्ट था यार, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ऐसा एक्ट जीवन में न कभी आया था, न कभी आएगा, न कभी आया है, बहुत ही बेकार था। ये देखिए क्या होता था, ना अपील, न दलील, न कोई वकील, मतलब इसमें कुछ सुनवाई नहीं होती थी, बस डायरेक्ट आपको उठा करके सीधे जेल में डाल दिया जाता था। पूछा भी नहीं जाता था कि आप क्या किए हो, क्या खुद ही नहीं पता चलता कि हमारी गलती क्या है, हमको क्यों जेल में डाल दिया गया। ना कोई वकील सुनने के लिए तैयार, इतना डराया जाता था, ना कोई वकील सुनने के लिए तैयार होता था, ना कोई भी चीज़, मतलब सीधे उनको जेल में। 18 मार्च 1919 को एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर मनमाने समय तक नजरबंद रखा सकता था। भारत में सभी वर्गों समुदाय द्वारा इसका विरोध किया गया, बहुत खतरनाक था। इसीलिए जब इसका विरोध कैसे देखे, कैसे माने, जैसे जो वकील थे वो पेशी जाना बंद कर दिए, जो दुकानदार थे दुकान में जाना बंद कर दिए, जो भी जो काम कर रहा था बच्चों सब काम बंद कर दिया। बोला जब तक ये रौलट एक्ट नहीं हटेगा तब तक हम कोई काम, जब काम सब करना बंद का, अंग्रेज क्या हुआ भाई, अब खाएंगे क्या, जब कोई जाता ही नहीं था, अंग्रेज तो कोई दुकान रखते नहीं थे, सब भारतीय बेचारे करते, बस वो तो खाते थे, राज करते थे। फिर जब सब अपने काम पे जाना बंद कर दिए, भले हम नहीं खाएंगे लेकिन हम आधे पेट खाएंगे, लेकिन हम सुकून से रहेंगे, तो रौलट एक्ट का विरोध किया सारे लोगों ने। अंग्रेज को लगा कि नहीं अब हमारा लोगों का दिक्कत हो रहा है, फिर उन्होंने रौलट एक्ट को वापस ले लिया 18 मार्च 1919 को। ये इसकी कहानी तो बहुत खतरनाक एक्ट था। ऐसे ऐसे सोचिए, जलियांवाला बाग चौथा कांड में था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रौलट एक्ट तथा सरकार के सत्याग्रहियों के बीच चलाए गए दमन चक्र के विरोध हेतु 13 फरवरी से अमृतसर के जलियांवाला बाग, बच्चों वहाँ पे एक बाग है गोरखपुर के पास में जलियांवाला, वहाँ क्या किया गया, बहुत सारे अपना कुछ मतलब जैसे क्या होता है ना कि
बातचीत जैसे आप कभी करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत, वहाँ कुछ अपने सारे सैनिक और सारे लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पे क्या हुआ, सभा शासन के प्रमुख जनरल डायर, बहुत बहुत यार घटिया, ऐसे लोगों की इतना समझ लीजिए अब क्या क्या लगता है, ऐसे लोगों को सीधे एकदम मार देना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते थे, हमारे हाथ तब बंधे हुए थे उस समय। अंधाधुंध गोलियां चला दी, पता नहीं वहाँ सोचिए बाहर नहीं कर सकते थे बच्चों, वहाँ एक कुआं था। जब आदमी को लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी तो बचने के लिए लगता है कुछ भी, हम कहीं से भी कूद जाएं, बस बच जाएं बस, क्योंकि अपना प्राण यार बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। हमको ये लगता है कि अभी तो हम इतना कम समय में मर जा रहे हैं। हर किसी को अपने मरने से डर लगता है, क्योंकि सोचता है कि अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, भले ना कर पाए, ऐसे ही पूरा टाइम चला जाए, लेकिन उनको लगता है कि हम ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हर किसी को अपना जान बहुत प्यारा होता है। तो इसीलिए क्या किया, जब अंधाधुंध उन्होंने गोलियां चलवा दी वहाँ पे, तो क्या कि वो लोग सब, बहुत सारे लोग तो कुआं में डूब गए। वहाँ कुआं था, वहाँ गिर के जान दे दिए, और बहुत सारे लोग इधर उधर भाग के, और जो बचे हुए थे बच्चों वहाँ पे सबको गोलियां से भून दिया गया। बहुत खतरनाक कांड था, पूरा दिल दहलाने वाली घटना थी बच्चों, जलियांवाला। अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया था अपने भारत में लोगों के साथ। ये सब आप पढ़ेंगे ना तभी आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया, ये हम लोगों का 3 एक्ट हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले में। अगला क्या था, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी, ये है महात्मा गांधी ने क्या विचार थे, सत्याग्रह के महात्मा गांधी पर क्या विचार थे। बस ज़्यादा नहीं बचा है बच्चों, 1 2 3 और बचा है, 3 हम लोग कर लेते हैं, बस 10-20 मिनट और लगेगा बस। देखिए सत्याग्रह क्या है, तो सत्याग्रह असहयोग आंदोलन हम लोग देखेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का था, अभी हम लोग कारण देखेंगे ना, हाँ भी कारण इसमें देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण, कारण देख लीजिए जल्दी से, ये देखिएगा। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिस और आंदोलन प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होने के पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। 22 पुलिस कर्मियों की सोचिए मौत हुई थी। गांधी जी को ऐसा लगा कि लोग अहिंसा के माध्यम सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार नहीं है। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे कई नेता हिंसा की छिटपुट घटनाओं के कारण आंदोलन स्थगित करने, मतलब उनमें एकजुटता नहीं था। कभी कोई यहाँ इकट्ठा, जैसे आप लोग कुछ कुछ जब कोई चीज़ बनाना होता है तो ऐसा नहीं, आप कुछ और कहते हैं, दोस्त आपका कोई और कहता है, टीचर कुछ और कहता है, मतलब आप में एकता नहीं होती है। एकजुट अगर कोई काम, जैसे देखिए एक कहानी छोटी सी थी ना, सुने होंगे आप, कि एक पिताजी थे, उनके 4 बेटे थे। 4 बेटे, तो बोलता है कि वो लाता है, कहता है हम तुम लोगों को परीक्षा लेना चाहते हैं, कहें ठीक है ले लीजिए परीक्षा। तो क्या करता है, वो एक लकड़ी लाता है और एक ऐसे सिंगल लकड़ी तोड़ने के लिए देता है, तो आसानी से बच्चा क्या करते हैं, लकड़ी को तोड़ लेते हैं। फिर वो 4 लकड़ी को साथ में बांध के लाता है, कहता है अब तोड़ो, कोई बच्चा नहीं तोड़ पाता है। तो इससे ये पता चलता है तो संगठन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। पुराने समय में क्या होता था, इसीलिए लोगों के पास क्या होता था कि उनके कई बच्चे, 10 5 4 जो भी कहते थे, जितने ज़्यादा मतलब हमारे बच्चे रहेंगे क्या होगा, हम लोग सब मिल के रहेंगे, हर लोग कमाएंगे, हर लोग खाएंगे, कोई किसी को आंख नहीं दिखा पाएगा, और कभी मतलब कोई समस्या नहीं आने होगी। लेकिन आज के समय में इतनी ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो फिर बहुत समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए अब बस छोटा परिवार सुखी परिवार। चलिए, जिसमें पुलिस आंदोलन की मौत हो गई। गांधी जी ने ऐसा लगा कि लोग अहिंसा माध्यम से ये हो गया, विश्वास करते हैं इस पर, हिंसा का घटना उन्होंने आघात लगा, उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने। 22 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड की ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, चौरी चौरा भी दर्शाने के लिए भी आएगा, चौरी चौरा कांड कहाँ पे है, गोरखपुर भी लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे वहाँ दर्शाएंगे। आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। ये बच्चों इस प्रकार से आपका था। अब हम लोग बात करेंगे सत्याग्रह, क्या बात करेंगे, सत्याग्रह का अर्थ, यही है ना, हाँ। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह महात्मा गांधी ने क्या विचार थे, तो आइए हम लोग देखते हैं सत्याग्रह का अर्थ। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, ये देखिए लिखा हुआ है सारा चीज, सब कुछ बच्चों, इतना सब कुछ लिख के लाए। सोचिए, गांधी जी के शब्दों में, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, सत्याग्रही शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता, सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्याग्रह, मतलब सत्य के। गांधी जी क्या थे, अगर आप उनको एक चाटा मारते कहते थे इस गाल में भी मार लो, मतलब वो सत्य पर उन्होंने रह करके हमारा क्या दिलाया था, स्वदेश को स्वतंत्र कराया था बच्चों। सत्य पर आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना कि जन्म हमारा स्वतंत्रता, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी ने विचार से सत्याग्रह का मूल अधिकार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना। महात्मा गांधी के इसके प्रबल समर्थक उन्होंने अनुसार सत्याग्रह का आशय इस प्रकार था, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो आपको अपने उत्पीड़क के मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का प्रतिशोध की आवश्यकता, आक्रामकता का सहारा के लिए भी नहीं। सत्याग्रही केवल अहिंसा के माध्यम से ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए अहिंसा के मार्ग से अपने शत्रु को चलना पड़ेगा, और इसमें शत्रु मतलब ये को मिला के आप इसको लिख सकते हैं, यही था, ठीक है ना। ये था आपका सत्य अहिंसा की पाठ। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, देखिएगा
अब हम लोग बात करेंगे सत्याग्रह। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जाने वाले किसी 4 कदमों के ये। तो लोकतंत्र के सुधार के लिए देखिए 4 कारण ये देखिए लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक सुधार के राजनीतिक सुधार या रोल या राजनीतिक। तो इसमें क्या था, सामान्य तौर पर लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। लोकतांत्रिक सुधारों को नागरिकों के अधिकार के रूप में माना जाता था। लोकतांत्रिक सुधार हमेशा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अधिक मजबूत। पहला कारण, लोकतंत्र या राजनीतिक सुधार के निम्न कदम उठाए जाने थे। पहला, लोकतंत्र या राजनीतिक सुधार में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कानून में सावधानी पूर्वक तैयार करने के लिए परिवर्तन, गलत या राजनीतिक प्रयासों, ये देखे। दूसरा नंबर कारण क्या था, अच्छा ये तो दूसरा हो गया। अब हम लोग दूसरा कारण देखते हैं, ये दूसरा कारण है, ठीक है। सबसे अच्छी कानून वे है जो लोगों के लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसी कानून का एक अच्छा उदाहरण है जो लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या क्या हो रहा है, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में इसे क्या क्या कार्य है। लोकतंत्र सुधार या राजनीतिक सुधार का मुख्य फोकस लोकतांत्रिक व्यवहार को मजबूत करने के तरीकों पर होना चाहिए। लोकतंत्र सुधार राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में न केवल इस बारे में सोचना चाहिए कि एक समाधान क्या है, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि इस पर कौन कौन से लागू करें। ये सारी चीजें बच्चों आपको समझ लेना है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदारी तथा वैध सरकार का गठन करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हो जाएगा। वैध शासन यहाँ है, आप इसको देख सकते हैं। जब देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते हैं तब तथा चुनाव के माध्यम से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार जब शासन की भागीदारी लेती है तो उस तरह के शासन को वैध शासन कहा जाता है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल जाता है। इन्हीं आधारों पर लोकतांत्रिक सरकारें अपना नागरिकों के प्रति उत्तरदायी तथा जिम्मेदार होते हुए वैध सरकार बनाती है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार भी कहा जाता है। ये निम्न बिंदुओं की सहायता के लिए समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, जिम्मेदार सरकार, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, वैध सरकार। जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, ये जिम्मेदार सरकार है। जिम्मेदार सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की आवश्यकताओं को क्या करती है, उम्मीदों की तरफ सकारात्मक रूप से ध्यान देती है। सरकार ऐसे निर्णय लेती है, नीतियां बनाती है जो लोगों को मंजूर हो। इसके अंतर्गत जब भी आवश्यकता पड़े लोग निर्णय लेने में, भाग लेने में ले सकते हैं। वैध सरकार निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है, अर्थात प्रतिमानों तथा सही कार्य प्रणाली को अपनाकर ही निर्णय लेती है। कहने का तात्पर्य है कि नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है क्या निर्णय सही कार्य प्रणाली द्वारा किए गए हैं। केवल इसे पारदर्शिता कहते हैं, मतलब जो चीजें एकदम साफ साफ दिख रही है, मतलब वैध रूप से हो, इसे हम क्या कहते हैं, वैध सरकार। इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में चल रहे हैं। सारी कुछ पीडीएफ में हम आपको दे देंगे, घबराना नहीं, बस आप एक बार समझ लीजिए चीज़ों को, बाकी फिर हम लोग अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिएगा। वैश्वीकरण देखिए लिखा हुआ, आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था व आपस में जुड़ी हुई है। विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के इस परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वैश्वीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा मतलब एक देश पूरा जुड़ा हुआ है, सब कुछ। वैश्वीकरण द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्र की अवधारणा को एकीकरण होता है, इसे भूमंडलीय या विश्व कहा जाता है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण पड़ने वाले प्रभाव, 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीयों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी, जिसने आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ थी, क्योंकि इन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाने लगी। कुछ समय बाद वैश्वीकरण में से निम्न प्रकार सकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ने लगे। ये इस प्रकार हो गया, और आप इस प्रकार से और भी चीज़ें देख सकते हैं, ये सारा चीज़ें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां वर्णन कीजिए। भी 6 नंबर का है। 6 नंबर के देखिए कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। 6 नंबर के 1 2 3 4, 6 चौक 24 नंबर। 24 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 24 नंबर, ठीक है ना। 1 से 1.5 पेज लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, पता चला 4 पेज यहीं लिखते रह जाइए। 1.5 पेज लिखना, बहुत करेंगे 2 पेज बस। भारत में पाई जाने वाले मोटे अनाज का था भौगोलिक परिस्थितियां। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि ये अनाज मोटे अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व, भूसी मिलती है। ज्वार देखिए, रागी मतलब यहाँ आप चावल से भी कह सकते हैं, रागी मतलब।
ज्वार क्षेत्रफल उत्पादन दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है, अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ये हैं। ज्वार। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखा, ये हम लोग रागी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है रागी, रागी और बैरागी। तो रागी क्या है बच्चों, रागी के प्रमुख उत्पादक कौन है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। मक्का, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। यह एक खरीफ फसल है, बिल्कुल खरीफ फसल है, क्योंकि यह बरसात में होती है और जो गर्म ठंडी में होती है उसे हम रबी की बोलते हैं। 21 सेल्सियस तापमान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी के ऋतु में भी उगाई जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का मुख्य उत्पादक राज्य हैं। चलिए, मक्का तो देख लिए, एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व ये तो हम लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग, देखिए ये हमारा खत्म हो गया। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, खत्म हो गया। हम लोग आगे चलते हैं, 8वां वाला ये देख लेते हैं। हाँ, 8वां क्वेश्चन नंबर 8। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव में शिकार हैं या क्या इस प्रकार खत्म होता है, ये आपको बताना है। चलिए 8वां हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव को के भी शिकार हैं। हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है उनके द्वारा निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका क्या नहीं होता, ठीक है। तो देखिए इसमें, परंतु उनका रोजगार प्राय नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं। रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। ये सारे कारण है असंगठित क्षेत्रों में। अगला, असंगठित क्षेत्रों में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय तथा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर श्रमिकों को लगाते हैं। परंतु सन 1990 में यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग संगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः संगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता को भी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, लोहारों, बढ़ई, सुनार के रचित होता है। भारत में लगभग 80 बटाईदारों को कम मतलब कुल मिला के ये आप लिख सकते हैं सारा चीजें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत है, 80% है। सीमांत किसानों हैं, श्रेणी में आते हैं, ये इस प्रकार से आप पूरा इसको लिख सकते हैं। अतः ये सभी कारक श्रमिक और इसके आर्थिक इशारा करते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और बचा हुआ है केवल, 8वां वाला, मानव विकास सूचकांक क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका इकोनॉमिक्स का है। मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले मूलभूत अवयवों का व्याख्या कीजिए। देखिएगा, मानव विकास सूचकांक ये पूरा 1 पेज का है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बस लास्ट क्वेश्चन बचा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर करेंगे अपना ग्राफ वाला। मानव विकास सूचकांक जिसे हम SDI बोलते हैं, और एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से यह बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील अथवा विकसित, कैसा भी है। मानव विकास सूचकांक ये क्या हो जाता है कि गणना के मूलभूत अवयव, हेडिंग डालेंगे। मानव विकास सूचकांक की गणना जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के और अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल आय द्वारा की जाती है, जो मानव विकास के स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। जिस समय देश की प्रत्याशा शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम अधिक होती है, उसे उच्च शिक्षा श्रेणी प्राप्त होती है। एक देश उच्च स्तर पर मानव विकास सूचकांक SDI स्कोर करता है जब जीवन काल अधिक होता है, शिक्षा का स्तर अधिक होता है और प्रति व्यक्ति सकल आय राष्ट्रीय अधिक होती है। इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा ये सब बताया कि बच्चों जीवन प्रत्याशा क्या होता है, समझ लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक का पहला घटक एक लंबा और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा के लंबे समय तक चलने वाले अनुमानों के आधार पर इनकी गणना की जाती है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित और औसत वर्ष मानव विकास सूचकांक SDI का दूसरा घटक है, जो स्कूल में प्रवेश की उम्र से बच्चों की स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों और वयस्क आबादी की स्कूली शिक्षा के औसत में मापा जाता है। प्रति व्यक्ति सकल आय, ये आप इस प्रकार से सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या हुआ, हमारा सारा ये चीजें कंप्लीट हो गया और उम्मीद है सारा चीजें आपको समझ में आई होगी। ज्यादा देखिए बड़ा नहीं लिखना, जितना हम लिखाएं बस इतना बहुत हो जाता है। अब देखिए इसके बाद जो हम लोगों का है, इसके बाद हम लोगों का है क्या, हम लोगों को इसके बाद ग्राफ पढ़ना है।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग देखिए ग्राफ बचा हुआ है। ये ग्राफ हम लोग 5 नंबर ये इससे हिस्ट्री से आएगा और 5 नंबर आपका ज्योग्राफी से आएगा। इस ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं। 3-4 वीडियो छोटी छोटी 10-10 15-15 मिनट की हम ग्राफ की बना देंगे, ताकि कहीं से भी ग्राफ आए छोड़े नहीं। वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड गोरखपुर में, जहाँ गांधी जी नमक प्रारंभ किया, ये भी जहाँ नील की सब कुछ हम इसको पूरा डिटेल से, इसके अलावा भी और सारे क्वेश्चन हम आपको लाने वाले हैं जो बार बार पूछे गए हैं, यहाँ से भी और ज्योग्राफी से भी सारा कुछ हम करा देने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है, सब हम करा देंगे इसमें। अब आप जितना वीडियो ये दे रहे हैं, इसको आप वीडियो को अच्छे से एकदम देखिए, समझिए, और इसके बाद फिर आप पीडीएफ को अच्छे से एकदम पढ़िए, अच्छी तरीके से अंडरलाइन करके, और उसको एकदम समझने, कहानी भाषा में समझने की कोशिश करें, रटने की नहीं। और उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। दीर्घोत्तरी आप परेशान थे, इससे याद दीर्घोत्तरी इतनी अंदर ही आएगा। देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं सामाजिक विषय वगैरह में, कोई नए क्वेश्चन नहीं, बस जो इस साल आया है अगले साल नहीं, फिर आएगा, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए फिर उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग थोड़ा सा बच्चों प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप अभी तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, उनको डर लग रहा है बेइज्जती तो कौन सा आएगा, क्या आएगा, ताकि उनको भी थोड़ा एक बार आइडिया लग जाए। 1 घंटे पढ़ लेंगे, 1 घंटे की वीडियो आराम से पढ़ सकते हैं, आप स्पीड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप अभी तक अगर बच्चों लाइक नहीं किए हैं, थोड़ा सा मेरे लिए लाइक कर दीजिए, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा चीज़ें बनाने में मेहनत लगती है। तो अगर आपको मेहनत लग रहा हो कि सर थोड़ा बहुत मेरे लिए कर रहे हैं, तो आप लाइक कर दीजिए। और अभी तक जो बच्चे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे मिलते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे। आप सब एकदम जबरदस्त पढ़ाई करें बच्चों। आज 2-4 घंटे की बात है, कल आपका पेपर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। कक्षा 10 हाई स्कूल आप पास हो गए, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद कल के बाद हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे, एक एक पेपर, गणित करेंगे, साइंस करेंगे, जो भी इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आप कहेंगे हम पेपर को सॉल्व करा जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 10 तारीख के बाद बच्चों 2-4 दिन आप लोग रेस्ट लीजिए, आराम से एंजॉय करिए, घूमिए टहलिए। फिर 10 तारीख के बाद हम लोग शुरू करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों। जो बच्चे ऑफलाइन जा सकते हैं आप ऑफलाइन आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। जो बच्चे नहीं आ सकते, दूर के हैं, आप ऑनलाइन पढ़िए जबरदस्त। हम आपका पूरा जो भी सब्जेक्ट होगा, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, सारे टीचर हम लोग मिलकर अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो समस्याएं अगर आपको हो रही हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में, कुछ भी प्रश्न आपको अगर आपको क्यूरी है, आप हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं। ये हमारा नंबर है, आप इस पे फोन लगा के, कॉल करके, टाइम टू टाइम, ये नहीं, और व्हाट्सअप मैसेज करके आप इस पे पूछ सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाता है। और अगर कुछ क्वेश्चन संबंधी, विषय संबंधी समस्या है, तो आप हमारे कमेंट में आप समस्या पूछ सकते हैं। चलिए फिर बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग एकदम मस्त पढ़ाई तब तक करते रहिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।